तो कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है इस वीडियो में। और ये वीडियो है हमारा क्लास नाइन्थ का चैप्टर नंबर फर्स्ट पॉलिटी का, उसका वीडियो नंबर 4। इसके पहले हमने 3 वीडियोस किए हैं इस चैप्टर के ऊपर, जिसमें हमने एंड ऑफ कॉलोनियलिज्म ये जो टॉपिक है इसके पहले पढ़ा था, क्योंकि यहाँ से हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया हुआ है प्लेलिस्ट का भी और पिछले वीडियो का भी। तो आप उन वीडियोस को वहाँ से देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल पर जाएं, चैनल पर प्लेलिस्ट सेक्शन है, वहाँ पर जाएं, वहाँ पर आपको क्लास 9 चैप्टर 1 पॉलिटी नाम का एक प्लेलिस्ट मिलेगा, जिसमें आप सारे वीडियोस को देख सकते हैं इस चैप्टर के। तो आइए हम शुरुआत करते हैं अपना ये टॉपिक एंड ऑफ कॉलोनियलिज्म। इसके पहले हमने पढ़ लिया था और अब हम यहाँ से शुरुआत करेंगे। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया, फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम मोस्ट कंट्रीज इन एशिया एंड अफ्रीका वेयर कॉलोनीज अंडर द कंट्रोल ऑफ यूरोपियन नेशंस। तो बात ये सही है कि देखिए अफ्रीका और एशिया के बहुत सारे देश, यानी कि ज़्यादातर देश जो थे वो यूरोपियन पावर्स के अंडर में थे। अगर हम बात कर लेते हैं इंडिया की बात करें, या फिर एशियन कंट्रीज़ जो हैं, जैसे कि आपका हो गया वियतनाम हो गया, या फिर लाओस हो गया, या फिर दूसरे कंट्रीज़, वो सभी अफ्रीकन नेशंस के कॉलोनीज़ के रूप में थे, यानी उनके कंट्रोल में थे। और जो कॉलोनाइज्ड कंट्रीज़ थे उनके लोगों को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा था ताकि वो इंडिपेंडेंस पा सके, आज़ादी पा सके। और ऐसा नहीं था कि वो सिर्फ आज़ादी मांग रहे थे कि हमें आज़ाद कर दो, तुम्हारा कंट्रोल हमें नहीं चाहिए। उसके अलावा वो चाहते थे कि वो अपने फ्यूचर के लीडर्स को भी चुने, यानी वहाँ पर डेमोक्रेसी वो इस्टेब्लिश करें। तो देखिए हमारा जो देश है वो उन कुछ कॉलोनीज़ में से एक है जहाँ पर लोगों ने नेशनलिस्ट स्ट्रगल किया ताकि देश को आज़ाद कराया जा सके कॉलोनियल रूल से। और बहुत सारे जो कंट्रीज़ थे इन कॉलोनीज़ में से, कॉलोनियल कंट्रीज़ में से, वो डेमोक्रेसी बन गए जैसे ही वो आज़ाद हुए। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जो कंट्रीज आज़ाद हुए, जैसे कि इंडिया, वो इंडिपेंडेंस उसे मिला 1947 में, और तुरंत ही उसने खुद को एक डेमोक्रेसी के रूप में स्थापित कर लिया। इट कंटिन्यूज टू बी डेमोक्रेसी, और आज भी इंडिया आप जानते हैं डेमोक्रेसी ही है। मोस्ट फॉर्मर कॉलोनीज डिड नॉट हैव सच अ गुड एक्सपीरियंस। तो देखिए ऐसा नहीं था कि सभी कंट्रीज़ के पास ऐसा अच्छा एक्सपीरियंस उसे देखने को मिला। बहुत सारे कंट्रीज़ डेमोक्रेसी नहीं बन पाए थे। तो देखिए अब हम घाना का केस देखते हैं। घाना जो कि वेस्टर्न अफ्रीका का एक देश है, तो ये इलस्ट्रेट करता है बहुत ही कॉमन एक्सपीरियंस फॉर्मर कॉलोनीज़ का। और घाना यूज टू बी अ ब्रिटिश कॉलोनी नेम्ड गोल्ड कोस्ट। तो देखिए घाना जो है वो एक ब्रिटिश कॉलोनी हुआ करता था, जिसका ब्रिटिशर्स ने नाम रखा था गोल्ड कोस्ट। और ये आज़ाद हुआ था 1957 में। 1957 में आज़ाद हुआ था, और ये अफ्रीका का वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज़ था जो कि आज़ाद हुआ था। इट वॉज अमंग द फर्स्ट कंट्रीज़ इन अफ्रीका टू गेन इंडिपेंडेंस। आज़ादी पाने वाला जो शुरुआत में आज़ाद हुए थे अफ्रीका के कंट्रीज़, उनमें से एक था ये। और इसके आज़ादी ने अफ्रीका के दूसरे कंट्रीज़ को स्ट्रगल करने के लिए इंस्पायर किया कि वो भी आज़ाद हो सकते हैं, जिस तरह से ये आज़ाद हो गया है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो क्वेम एनकर्मा है, शायद प्रोनाउंसिएशन शायद मैं गलत पढ़ रहा हूँ। वेन एनकर्मा के यहाँ पर साइलेंट होगा। और इसके बाद सन ऑफ इसके बाद आगे देखते हैं, सन ऑफ अ गोल्ड स्मिथ। ये जो व्यक्ति था ये गोल्ड स्मिथ का बेटा था और खुद एक टीचर था। वो स्ट्रगल में बहुत ही ज़्यादा भागीदार रहा था, बहुत ही ज़्यादा उसने लीड किया था स्ट्रगल को। और जब आज़ादी प्राप्त हुई घाना को, तो उसके बाद जो कुमरा था वो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बना घाना का, और उसके बाद ये प्रेसिडेंट बना। तो देखिए ये जो था ये जवाहरलाल नेहरू का फ्रेंड था, क्योंकि ये दोनों एक ही समय में स्ट्रगल कर रहे थे इंडिपेंडेंस के लिए। और जब आज़ाद हुए थे तो शायद इन लोगों में दोस्ती हो गई होगी, या फिर पहले भी हो गई होगी। और ये जो था कुमरा, ये इंस्पिरेशन था दूसरे जो डेमोक्रेसीज लाना चाहते थे अफ्रीका में दूसरे देश के लोग, उनके लिए एक तरह का इंस्पिरेशन था। लेकिन नेहरू ने खुद को जिस तरह से स्थापित किया था डेमोक्रेसी के अंदर में, उसके मुकाबले जो कुमरा था उसने खुद को इलेक्ट करवा लिया पूरी लाइफ के लिए प्रेसिडेंट के तौर पर। और
उसके तुरंत बाद यानी 1957 में आज़ाद हुआ और उसके बाद 1966 में उसे ओवरथ्रो कर दिया गया था, यानी उसे उखाड़ दिया गया था, उसकी सत्ता को बेदखल कर दिया गया था मिलिट्री द्वारा। तो यहाँ पर मिलिट्री विद्रोह हुआ था। लाइक घाना के जैसे बहुत कंट्रीज जो थे जो डेमोक्रेसी बने, उनका इंडिपेंडेंस को लेकर एक मिक्स रिकॉर्ड रहा है। ऐसा नहीं कि वो स्मूथली चले हैं, जैसे कि इंडिया में आप देखते हैं स्मूथली डेमोक्रेसी जिस समय स्थापित हुई उस समय से आज तक डेमोक्रेसी ही चली आ रही है, अगर हम इमरजेंसी के टाइम को छोड़ दे तो। उसके बाद दे कुड नॉट रिमेन डेमोक्रेसीज फॉर लॉन्ग। डेमोक्रेसी तो वो बने, लेकिन डेमोक्रेसी वो ज़्यादा दिनों तक स्थापित नहीं रह पाए डेमोक्रेसी के रूप में। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। और अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, इसी में है नेक्स्ट टॉपिक, वो है रीसेंट फेज़। रीसेंट फेज़ का मतलब हम पिछले 20, 30, 40 सालों में जो चीज़ें हुई हैं उनके बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए रिसेंट फेज़ की हम बात करते हैं तो यहाँ देखिए 1980 लिखा हुआ है, यानी कि 1980 के बाद या फिर उसके लगभग की इन इवेंट्स को हम पढ़ने वाले हैं। एज डेमोक्रेसी वॉज रिवाइव्ड इन सेवरल कंट्रीज ऑफ लैटिन अमेरिका। तो देखिए 1980 के आसपास आपने पोलैंड का एग्जाम्पल देखा और दूसरे देशों का एग्जाम्पल देखा, तो उसी तरह से जो लैटिन अमेरिका रीजन था वहाँ पे बहुत सारे देशों में डेमोक्रेसी फिर से रिवाइव हो गई, डेमोक्रेसी फिर से आ गई। और जो सोवियत यूनियन जो था, सोवियत यूनियन यूएसएसआर जो था, उसका जो डिसइंटीग्रेशन हुआ, उसने इस डेमोक्रेसी के रिवाइवल का प्रोसेस को एक्सेलरेट किया। वो कैसे? वो इस वजह से क्योंकि सोवियत यूनियन एक कम्युनिस्ट स्टेट था और वो डेमोक्रेसी के खिलाफ था। इस वजह से वो दूसरे देशों को डेमोक्रेसी लाने में उतना मदद नहीं करता था और उन्हें रोकता था। तो जब सोवियत यूनियन खत्म हो गया तो उसके बाद जो बहुत सारे देश थे वो खुद को डेमोक्रेसी की ओर ले गए, क्योंकि यूएसए का भी प्रभाव काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। तो ये सब अलग चीज़ें हैं, लेकिन इतना आपको जान लेना चाहिए कि यूएसएसआर के ख़त्म होने की वजह से, सोवियत यूनियन के ख़त्म होने की वजह से डेमोक्रेसी, बहुत सारे देशों में डेमोक्रेसी आ गई और डेमोक्रेसी बनने के जो प्रोसेस है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो गया। तो आपने जो पोलैंड की स्टोरी पढ़ी वो वहाँ पर आपने पढ़ा कि देखिए सोवियत यूनियन जो था वो कंट्रोल करता था अपने आसपास के देशों को, उसमें से एक पोलैंड भी था जिसे वो कंट्रोल करता था, यानी पोलैंड की जो कम्युनिस्ट सरकार थी उसे कंट्रोल करता था और सपोर्ट करता था। इसी तरीके से ईस्टर्न यूरोप के वो बहुत सारे देशों को कंट्रोल करता था। और आगे बढ़ते हैं, पोलैंड और जो दूसरे सेवरल कंट्रीज़ थे वो फ्री हो गए सोवियत यूनियन के कंट्रोल से 1989 और 90 के बीच में। उसका रीज़न ये था कि उस समय में सोवियत यूनियन पर खुद दबाव था, क्योंकि इकनॉमी उतनी मजबूत नहीं थी, काफ़ी कमज़ोर हो चुकी थी और सोवियत यूनियन के अंदर से ही आज़ादी की आवाज़ उठ रही थी, जो कि बाद में सोवियत यूनियन के टूट के रूप में सामने आई। और जिन कंट्रीज़ पर सोवियत यूनियन का कंट्रोल था, जैसे जैसे कंट्रोल सोवियत यूनियन का कमज़ोर होता गया उस तरह से वो देश डेमोक्रेसी की ओर बढ़ते गए, डेमोक्रेसी की ओर अपने देश को ले गए। और फाइनली जो सोवियत यूनियन था वो खुद ब खुद टूट गया 1991 में सोवियत यूनियन टूट गया था और सोवियत यूनियन आगे चलकर 15 रिपब्लिक कंट्रीज़ में टूट गया। 15 देश बन गए सोवियत यूनियन से, जिसमें कि सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो आज रशिया के नाम से हम जानते हैं और उसके अलावा छोटे छोटे कई देश बन गए। और ऑल द कंस्टिट्यूएंट रिपब्लिक्स इमर्ज एज इंडिपेंडेंट कंट्रीज़, और जितने भी रिपब्लिक्स बने यानी जो 15 देश, वो सभी इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ के रूप में उभर गए, सामने आ गए लोगों के, पूरी दुनिया के सामने आ गए। और उन पर से रशिया जो बड़ा हिस्सा बना उसका प्रभाव पूरी तरह से ख़त्म हो गया और मोस्ट ऑफ देम बिकेम डेमोक्रेसी। दस द एंड ऑफ सोवियत कंट्रोल ऑन ईस्ट यूरोप एंड ब्रेकअप ऑफ द सोवियत यूनियन लेड टू अ बिग चेंज इन द पॉलिटिकल मैप ऑफ द वर्ल्ड। तो देखिए पॉलिटिकल मैप आप अगर देखिएगा तो सोवियत यूनियन की टूटने की वजह से तो आप खुद ब खुद देख सकते हैं कि 15 देश, जो कि एक पहले देश हुआ करता था कम्युनिस्ट स्टेट, वो टूटकर अब 15 डेमोक्रेसीज बन चुके थे। उसके अलावा जिन देशों पर सोवियत यूनियन का प्रभाव था या फिर कंट्रोल था, वो सभी देश भी धीरे धीरे डेमोक्रेसी की ओर बढ़ने लगे। इसके बाद नेक्स्ट पारा अब हम पढ़ते हैं। इसी पीरियड में जो मेजर चेंज आया इंडिया के नेबरहुड में, तो वो तो आप जानते ही होंगे कि पाकिस्तान और बांग्लादेश, ये दोनों मिलकर पहले एक देश हुआ करते थे, पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान कहा जाता था इनको। लेकिन उसको जब कंप्राइज था एक में था, उसको हम देखने वाले हैं। देखिए
पाकिस्तान और बांग्लादेश जो थे वो आर्मी रूल से छूटकर डेमोक्रेसी की ओर बढ़ गए 1990s में। क्योंकि आप शायद जानते होंगे या फिर नहीं जानते होंगे कि देखिए जो पाकिस्तान है उसमें डेमोक्रेसी तो स्थापित हुई थी, और उसमें बांग्लादेश भी आता है क्योंकि बांग्लादेश और पाकिस्तान एक में थे। वहाँ पर कई बार डेमोक्रेसी स्थापित हुई, कई बार डेमोक्रेसी को रिमूव किया गया है, कई बार डेमोक्रेसी को हटा दिया गया है। तो इसी तरह से 1990 में भी डेमोक्रेसी फिर से वापस आई थी, फिर से बहाल की गई थी पाकिस्तान में और बांग्लादेश में। तो नेपाल की अगर बात करें तो नेपाल के जो राजा थे किंग, उन्होंने अपने पावर्स को छोड़ दिया था और वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बन गए थे। यानी कि वो अब जो इलेक्टेड लीडर्स होंगे उनके बातों को मानेंगे और उनका जो पावर है वो उतना ज़्यादा अब नहीं चलेगा। लेकिन ये चेंजेस परमानेंट नहीं रह पाए। उसका रीज़न ये था क्योंकि देखिए 1999 में जो जनरल मुशर्रफ थे पाकिस्तान के, उन्होंने पाकिस्तान के डेमोक्रेसी को फिर से ख़त्म कर दिया और आर्मी रूल को ले आए। और उसी तरह से 2005 में जो नए राजा बने नेपाल के, उन्होंने इलेक्टेड गवर्नमेंट को रिमूव कर दिया और सारे पॉलिटिकल फ्रीडम्स जो लोगों को प्रोवाइड किए गए थे उसे भी वापस ले लिया और फिर से वो एक फुल फ्लेज रूलर बन गए। तो यहाँ पर हमने कुछ एग्जाम्पल देखे इस पैराग्राफ में। अब नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर बढ़ते हैं। Yet the overall trend in this period point to more and more countries turning to democracy. This phase still continues. By 2005, about 140 countries were holding multi-party elections. This number was higher than ever before. More than 80 previously non-democratic countries have made significant advantage toward democracy since 1980. But even today there are many countries where people cannot express their opinion freely. तो देखिए यहाँ पर जो हम पूरा ट्रेंड देखते हैं वहाँ पर हमें पता चलता है कि बहुत सारे कंट्रीज जो थे वो डेमोक्रेसी की ओर झुक रहे थे, डेमोक्रेसी खुद को बना रहे थे। तो ये प्रोसेस अभी भी चल रहा है। 2005 में अगर हम देखें तो 2005 में करीब 140 देश थे, आज भी उससे ज़्यादा ही आज, जो कि मल्टी पार्टी इलेक्शन सिस्टम को फॉलो करते थे जिस तरह से इंडिया में हम फॉलो करते हैं। और ये नंबर जो है ये पहले से भी बहुत ज़्यादा हो चुका था। तो देखिए 80 ऐसे देश थे जो कि पहले नॉन डेमोक्रेटिक हुआ करते थे और उन्होंने डेमोक्रेसी की ओर बहुत सारे एडवांसेस किए हैं, बहुत सारे कदम उठाए हैं 1980 के बाद, यानी 1970-80 के बाद में। तो देख सकते हैं कि 1980 के बाद जो रिसेंट फेज़ है हमारा, उसमें डेमोक्रेसी कितनी ज़्यादा मजबूत हुई है, कितनी ज़्यादा फैली है। उसका एक रीज़न तो हमने यहाँ देखा कि जो यूएसएसआर था उसका टूटना भी था, उसका कमज़ोर होना भी था, क्योंकि वो डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं थी। और लेकिन अगर हम बात करें तो आज भी करीब 60 से 70 ऐसे देश हैं जहां पर लोग अपने ओपिनियन फ्रीली एक्सप्रेस नहीं कर सकते, उन्हें आज़ादी नहीं है अपने लीडर्स को चुनने का। क्योंकि आप देखेंगे तो करीब 205 या 207 देश हैं आज, उसमें से सिर्फ 140 देश हैं जो कि मल्टी पार्टी इलेक्शन सिस्टम को फॉलो करते हैं। इसके बाद अब हम आगे पढ़ते हैं। तो यहाँ पर एक इमेज दी गई है, इसको हम थोड़ा देर से पढ़ेंगे। हाँ, तो देखिए वहाँ पर हमने देखा कि बहुत सारे कंट्रीज़ है जहाँ पर लीडर्स को से इलेक्ट करने का परमिशन नहीं है, लोगों को आज़ादी नहीं है। दे कैन नॉट टेक बिग डिसीजन अबाउट देयर प्रेजेंट एंड फ्यूचर लाइफ। तो लोग अपने प्रेजेंट लाइफ और फ्यूचर लाइफ से रिलेटेड बड़े डिसीजन खुद नहीं ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक नेक्स्ट पारा में एग्जाम्पल दिया गया है, वन सच कंट्री इज़ म्यांमार, प्रीवियसली नोन एज बर्मा। तो बर्मा जो देश था जिसे कि आज हम म्यांमार के नाम से जानते हैं, तो इसे कॉलोनियल रूल से फ्रीडम मिला 1948 में और ये एक डेमोक्रेसी बनी। लेकिन डेमोक्रेटिक रूल जो था वो 1962 में ख़त्म हो गया जब एक सैनिक विद्रोह हुआ। सैनिक विद्रोह के बाद तख्ता पलट हो गया और सैनिक शासन आ गया पूरे देश में। और 1990 में इलेक्शंस हुए, फर्स्ट टाइम करीब 30 सालों में पहली बार इलेक्शंस हुए। तो जो नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी, जिसके लीडर थे आंग सान सूची कहा जाता है शायद इसको, आंग सान सूकी, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे, उन्होंने इलेक्शन जीता। लेकिन जो मिलिट्री लीडर्स जो थे उन्होंने म्यांमार के मिलिट्री लीडर्स ने इस फैसले को स्वीकार करने से मना कर दिया और सत्ता को छोड़ने से मना कर दिया। और जो नई सरकार चुनी गई थी लोगों द्वारा, उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया, लेकिन मतलब कि उसको वैल्यू नहीं दिया, बोला कि नहीं हम नहीं मानेंगे ये बात। और इसके मुकाबले जो मिलिट्री जो थी उसने, इसके बजाय मिलिट्री ने
प्रो डेमोक्रेसी लीडर्स जितने भी थे, जिसमें कि आंग सान सू की जो लीडर थी पार्टी की, उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया, मतलब कि नज़रबंद कर दिया घर में। जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे उन्हें एक्यूज ऑफ इवन मोस्ट ट्रिवियल ऑफेंसेस हैव बीन जेल्ड। उन्हें जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे उन्हें कई तरह के आरोप लगाकर जेल में डाल दिया गया। और कोई भी व्यक्ति अगर पब्लिकली एयरिंग व्यूज़, खुद के एक्सप्रेशंस को शो करते हुए, स्टेटमेंट्स क्रिटिकल ऑफ रिजिम यानी सरकार के विरोध में कोई प्रदर्शन करते हुए या फिर अपने भावनाओं को व्यक्त करते हुए पकड़ा जाता था तो उसे करीब 20 सालों तक जेल में 20 सालों की सज़ा हो जाती थी जेल में। तो इस तरह के जो पॉलिसीज़ थी मिलिट्री शासन की, उसकी वजह से सरकार जो थी म्यांमार की, इस तरह की मिलिट्री शासित सरकार, उसने करीब 6 से 10 लाख लोग जो थे वो मिलिट्री से म्यांमार को छोड़कर कहीं दूसरी जगह चले गए थे और वहाँ पर अपना घर बसा लिया था और वहीं रह रहे थे शेल्टर लेकर। तो हाउस अरेस्ट होने के बावजूद जो आंग सान सू की थी, उन्होंने डेमोक्रेसी के लिए अपना कैंपेन जारी रखा। उनका कहना था, द क्वेस्ट फॉर डेमोक्रेसी इन बर्मा इज़ द स्ट्रगल फॉर द पीपल टू लिव होल मीनिंगफुल लाइफ एज फ्री एंड इक्वल मेंबर्स ऑफ द वर्ल्ड कम्युनिटी। ये उनका कोट था। आगे बढ़ते हैं। हर स्ट्रगल हैज़ वॉन इंटरनेशनल रिकॉग्नाइजेशन। जो उनका स्ट्रगल था आज़ादी के लिए, उसे विश्व स्तर पर काफ़ी ज़्यादा पहचान मिली और उन्हें नोबेल पीस प्राइज़ का भी पुरस्कार मिला है, नोबेल पीस प्राइज़ दिया गया है। येट द पीपल ऑफ म्यांमार आर स्टिल स्ट्रगलिंग टू इस्टेब्लिश डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन देयर कंट्री। तो आज भी म्यांमार के लोग जो हैं वो डेमोक्रेटिक सरकार बनाने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। और अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हाँ, इतना वीडियो ठीक है। 1.4 टॉपिक जो है डेमोक्रेसी एट द ग्लोबल लेवल, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो बन जाएगा तो आपको वहाँ लिंक मिल जाएगा, तो आप उस वीडियो को देख लें इस टॉपिक को पढ़ने के लिए। तो मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।